हे एवरीवन, हम पढ़ रहे थे क्लास 9th का सिविक्स का चैप्टर डेमोक्रेटिक राइट्स। प्रीवियसली इसके 2 लेक्चर्स देखे छोटे छोटे से और काफ़ी सिंपल चैप्टर है, तो होपफुली वो आपको समझ में भी आसानी से आ गए होंगे। आज हम पहले छोटा सा रिकैप करते हैं एंड फाइनली इस चैप्टर को आज अपन खत्म करेंगे। क्यों? क्योंकि इतना कुछ इसमें इंपॉर्टेंट अब बचा नहीं है। फंडामेंटल राइट्स वाला टॉपिक बचा है जो कि आपको काफ़ी आसानी से समझ में आ जाएगा बिकॉज ऑलरेडी हमने इसको पढ़ लिया है। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो हमने क्या क्या देखा था? हमने इंट्रोडक्शन देखा था। इंट्रोडक्शन में हमने कुछ केस स्टडीज देखी थी, जिसमें से सबसे पहले ग्वांतानामा बे के अंदर क्या हुआ था या किस तरह से वहाँ पे डेमोक्रेटिक राइट्स को ख़त्म किया जा रहा था। सऊदी अरेबिया का किस्सा भी कुछ ऐसे हमने देखा। साथ ही साथ कोसोवो के अंदर क्या हुआ हमने वो भी पढ़ा था हमारे फर्स्ट लेक्चर में। देन सेकंड के अंदर हमने डिस्कस करना स्टार्ट किया था कि राइट्स क्या होते हैं और राइट्स का फिर ये जो डेफिनेशन आपको दिख रहा है कि राइट्स आर द रीजनेबल क्लेम्स ऑफ अ पर्सन रिकॉग्नाइज्ड बाय द सोसाइटी एंड सैंक्शन्ड बाय द लॉ, ये हमने डिस्कस किया। डेमोक्रेसी में राइट्स की नीड क्यों होती है ये भी हमने पढ़ा। फिर हमने फंडामेंटल राइट्स का मीनिंग देखा था कि फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं और इसका सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों जरूरी होते हैं फंडामेंटल राइट्स। ये हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था हमारे सेकंड पार्ट के। अगर सेकंड पार्ट तक आपने नहीं देखा है, फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट अगर आपने मिस कर दिया है तो आपको पहले वो देखना है, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक्स के थ्रू आप डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हो। चलिए, नाउ टुडे वी विल डिस्कस दैट व्हाट आर द स्पेशल फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, पहले तो इन सबको जरूरी है आपको वापस से एक बार समझना। कुछ ऐसे आपको राइट्स दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू, रिकॉग्नाइज किए गए हैं कि ये तो एटलीस्ट आपको मिलने चाहिए सो दैट यू कैन लिव योर लाइफ विथ रिस्पेक्टफुल मैनर। सो ऐसे कुछ राइट्स हैं हमारे यहाँ। बेसिकली 6 राइट है, पहले 7 हुआ करते थे, अब 6 राइट हैं। एंड ये जो 6 राइट हैं ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हैं कि आप अपने लाइफ को काफ़ी आसानी से डिग्निटी के साथ में जी सको, रेस्पेक्ट के साथ में जी सको, उसके लिए। एंड क्या क्या है वो राइट्स हम डिस्कस करेंगे, बट बिफोर दैट इट्स नीडेड कि हम ये जानें कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इन फंडामेंटल राइट्स के। सो अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हो तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कॉन्स्टिट्यूशन में, मतलब वर्ल्ड के सभी कॉन्स्टिट्यूशन और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स को जरूर एड ऑन करता है। और ये फंडामेंटल राइट्स हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 1 मार्क क्वेश्चन में, याद रखिएगा, आ सकता है कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में और आर्टिकल 12 से 35 के बीच में मेंशन है। अलग अलग आर्टिकल्स होते हैं, अलग अलग पार्ट है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। कमेंट करके बताना मुझे टोटल कितने पार्ट है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको बता रखे हैं। ठीक है, सो कितने पार्ट हैं वो बताएंगे कमेंट करके। और ऐसे में कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 3 में आर्टिकल 12 से 35 के बीच में आपको फंडामेंटल राइट्स के बारे में जानने को मिलता है। फंडामेंटल राइट्स के बारे में अगर आप बात करें तो इसमें इक्वली और काफी स्पेशल इंपॉर्टेंस दी जाती है इंडिया के अंदर, स्पेशली क्योंकि ड्यूरिंग द फॉरेन रूल हमारे यहाँ पे बहुत बहुत ज़्यादा जो पॉलिटी थी वो डिग्रेड हुई। उन्होंने हर तरीके से एक्सप्लॉइट किया इंडियंस को। एंड ये जो एक्सप्लॉइटेशन था, जब हम रिकवर करके आते हैं तो उस रिकवर करने के अंदर, उस लंबे प्रोसेस के अंदर हमें काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात हुई। रीज़न है, उन्होंने इतने बड़े बड़े बायस क्रिएट कर दिए थे, डिफरेंसेस क्रिएट कर दिए थे, और इस तरह की सिचुएशन हमारे सामने क्रिएट कर दी थी कि कुछ क्लासेस ऐसी थी जो बिल्कुल सप्रेस्ड हो चुकी थी, दैट वाज दलित्स। अब दलित सप्रेस्ड हो गए हैं तो उनको अपलिफ्टमेंट भी करना पड़ेगा और उनको बताना पड़ेगा, क्योंकि जनता में अब वो सोच नहीं थी, वो थॉट्स नहीं थे कि ऑल आर इक्वल्स। सो उनको समझाना पड़ेगा कि हम सभी बराबर हैं। व्हाट दे हैव डन, उन्होंने हमें डिवाइड किया अलग अलग बेसिस पे। किन्होंने? ब्रिटिशर्स ने। अब रिलीजन हो गया, कास्ट हो गया और क्रीड, ओके, इवन जेंडर्स को भी यहाँ पे बेस बनाया गया। सो यहाँ पे किस तरह से आपने डिसग्रेस देखा, किस तरह से आपने डिग्रेड होते हुए देखा आपकी ब्यूरोक्रेसी को, उन सभी को देखते हुए हमारे जो मेकर्स थे कॉन्स्टिट्यूशन के, उन्होंने सोचा बहुत ज़रूरी है कि हम कुछ ऐसा सेफगार्ड तैयार करें सो दैट हम सभी के लाइफ को रिस्पेक्ट के साथ जीने के लिए एक वे दे सकें। सो उसी के लिए हमारा फंडामेंटल राइट आता है। और फंडामेंटल राइट करता क्या है, तो जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो हम सब के लिए यूनिवर्सल हैं। द फर्स्ट, particularly their characteristics, special features,
आप बोल सकते हो इसकी विशेषताएं क्या है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दिए हुए फंडामेंटल राइट्स की विशेषताएं, तो हम कह सकते हैं कि दिस इज यूनिवर्सल। यूनिवर्सल का मतलब हो गया सभी लोगों के लिए बराबर है। किसी भी तरीके से कोई भी व्यक्ति अगर कैसे भी अलग हो, किसी भी भाषा अलग बोलता हो, जाति अलग हो, धर्म अलग हो, लिंग अलग हो, किसी भी तरीके से अगर वो व्यक्ति अलग है, तब भी कॉन्स्टिट्यूशन की नजर में, लॉ की नजर में, गवर्नमेंट के लिए, सोसाइटी के लिए वो इक्वल होगा, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन ने उसको एक अधिकार दिया है। वो अधिकार कौन सा होगा हम पढ़ेंगे, वैसे तुम जानते हो। ओके, सो आवर फंडामेंटल राइट्स आर यूनिवर्सल। यूनिवर्सल मीन्स सबके लिए इक्वल है। दूसरा, जस्टिसेबल। अगर आपको ऐसा लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए राइट्स आपको नहीं दिए जा रहे हैं, आप उनको एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, तो भी आपके सामने ये विशेष प्रिविलेज है दैट गवर्नमेंट और लॉ आपके लिए हमेशा आपके साथ खड़ा होगा। अगर आपको लगता है कि आपके साथ में जो राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू दिए गए हैं बाय बर्थ, वो राइट्स अगर आप यूज नहीं कर पा रहे हो, अगर वो सिचुएशंस आपके सामने नहीं है, वो सर्कमस्टेंसेस आपके लिए नहीं बन रहे हैं, तो कोर्ट, गवर्नमेंट, एवरीबडी विल हेल्प यू। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में यह भी प्रोविजन है कि अगर आपके राइट्स कोई छीनता है तो उसके लिए डायरेक्टली आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर सकते हो। वैसे तो सुप्रीम कोर्ट पहुंचने का बड़ा प्रोसीजर होता है, लेकिन केवल राइट्स के मामले के अंदर सुप्रीम कोर्ट तक आप डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हो और वो आपको प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है, आपको जस्टिस मिलेगा। यहां पे जस्टिफाई होगा हर एक वो एलिमेंट जो कि ये प्रूव करेगा कि आप कोर्ट के लिए उतने ही सम्माननीय है जितना कोई और व्यक्ति। नेक्स्ट, एब्सोल्यूट नहीं है। ये बहुत अच्छा पॉइंट है। देखो एब्सोल्यूट क्या होता है पहले तो ये समझो। क्लास 9th में आपने फर्स्ट चैप्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन वाले चैप्टर की बात कर लो, चाहे आप रशियन रेवोल्यूशन वाले चैप्टर की बात कर लो, राजा क्या था? एब्सोल्यूटिज्म का शिकार था। एब्सोल्यूटिज्म क्या होता है? वो सारी पावर अपने पास में रखता था, कोई उससे क्वेश्चन नहीं पूछ सकता था। यही तो होता है एब्सोल्यूटिज्म, वेयर द किंग वॉज वन एंड ओनली। वो केवल एक ही व्यक्ति है, ना तो वो कोई इससे क्वेश्चन पूछ सकता है और ना किसी को जवाब देने के लिए वो लायबल है। तो ऐसे में यहां पे ये एब्सोल्यूट नहीं होते, कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं, इंपोज किए हैं हर एक व्यक्ति पर राइट्स पूरे तरीके से। ऐसा नहीं है कि आपको राइट्स मिल गए तो आप उसको बेधड़क यूज कर सकते हो। हाँ, सम सर्कमस्टेंसेस आर देयर जिसके बिहाफ पे आपसे कई बार वो जो राइट्स होते हैं उसके ऊपर भी एक हद तक रेस्ट्रिक्शंस लगा दी जाती है। राइट टू फ्रीडम अगर आपको दे दिया, तो राइट टू फ्रीडम का मतलब ये नहीं है कि किसी को भी आप मार दोगे या कुछ भी ऐसा इलीगल वर्क करोगे जो कि सोसाइटी के थ्रू एक्सेप्टेबल ना हो। हमने पढ़ा है राइट्स के अंदर क्या होता है, सोसाइटी उसको एक्सेप्ट करनी चाहिए, लॉ के थ्रू वो एक्सेप्टेड होना चाहिए। ठीक है, आपकी डिजायर तो हो सकता है किसी को मारने की डिजायर हो, बट वो एक्सेप्टेड नहीं है। सो ये काइंड ऑफ रेस्ट्रिक्शंस हैं। और ऐसे में कॉम्प्रिहेंसिव, ये तो सारी चीजें हो गई, कॉम्प्रिहेंसिव भी है कि अगर आपको लगता है द फंडामेंटल राइट्स हैव अ कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच, दे टेंड टू सेफगार्ड आवर सोशल, इकोनॉमिकल एंड कल्चरल रिलीजियस इंटरेस्ट। याद रखना, कोई भी जो राइट है वो राइट आपके केवल और केवल सोसाइटी में आपको मेन स्ट्रीम से जोड़ने के काम में आता है। लेकिन अगर आप उसको इंडिविजुअली यूज करते हो तो सम रेस्ट्रिक्शंस आर देयर। और फिर ये राइट्स दिए इसलिए हैं कि आप अपने कल्चर को, अपनी सोसाइटी को, अपनी इकोनॉमी को, अपने रिलीजन को डेवलप कर सके। हाँ, कई बार ऐसा भी होगा कि जब आप अपने राइट्स को मिसयूज कर रहे होंगे या मिसयूज होने जैसी सिचुएशन अगर आ जाएगी, तो ऐसे कंडीशन में उन राइट्स को सस्पेंड भी किया जा सकता है। आप सभी जानते हो इमरजेंसी के अंदर कंडीशन ऐसी होती है, आपने अगर नहीं पढ़ा है तो उसका भी आपको यहाँ पे आइकन दिख रहा होगा, इस आइकन के थ्रू आप डायरेक्टली जा सकते हो। और यहाँ पे हमने पढ़ाया है इमरजेंसी पावर, क्योंकि नेशनल इमरजेंसी कब कब लग सकती है, नेशनल इमरजेंसी वाले टॉपिक में हमने पढ़ाया। तो ये आई बटन जो है, इस आई बटन के थ्रू आप डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हो इमरजेंसी वाली पावर पे। सो इमरजेंसी क्या होता है एंड ऑल, वो सारा सब कुछ वहां क्लियर किया है। तो इमरजेंसी सिचुएशन कभी हो जाती है तो उसमें आर्टिकल 352, 356, आर्टिकल 360 इनके तहत इमरजेंसी लगाने के बाद में आपकी जो राइट्स होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। बट हाँ, इसमें बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं, तो जरूर वो वीडियो देखिएगा जो अभी मैंने आपको सजेस्ट की है। सो यहां पर मैंने आपको बताया कि जो आर्टिकल्स अभी मैंने आपको यहां पे मेंशन किए हैं कि इमरजेंसी के दौरान ये सारे राइट्स जो आपके हैं वो सस्पेंड हो जाते हैं, क्योंकि वहां पे बहुत सारी कुछ चीजें ऐसी होती है जो कि आपको शायद अगर दे दी जाए तो वहां पे मैनेज नहीं होगी चीजें। सो दैट मैनेज हो सके सब चीज, पीस मेंटेन हो सके, इसलिए कई बार आपके राइट्स को सस्पेंड भी कर दिया जाता है। सो एक बार फिर से इसको समझ लीजिए।
फंडामेंटल राइट्स यूनिवर्सल होते हैं, सबके लिए बराबर होते हैं, साथ ही साथ ये जस्टिसेबल होते हैं, नॉट एब्सोल्यूट, कॉम्प्रिहेंसिव एंड सस्पेंडेबल। नाउ द नेक्स्ट थिंग, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे राइट्स किस तरह से काम करते हैं। तो वी हैव 6 फंडामेंटल राइट्स। ऑलरेडी अगर हम बात करें तो हमारे पास में 7 फंडामेंटल राइट्स हुआ करते थे, राइट टू प्रॉपर्टी भी हुआ करता था, उसको हमने हटा दिया। ठीक है, हमने नहीं मतलब कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने ऑफ कोर्स। सो राइट ऑफ इक्वलिटी या राइट टू इक्वलिटी कह दो, ज्यादा अच्छा है। राइट टू इक्वलिटी आप हमेशा से पढ़ते हुए आए हो, आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 के बीच में आपको इक्वलिटी के बारे में जानने को मिलता है। हम सभी जानते हैं राइट टू इक्वलिटी क्या बोलता है। राइट टू इक्वलिटी कहता है किसी भी मायने में किसी भी व्यक्ति से अलग नहीं है। हो सकता है आपके सामने, अच्छा ठीक है, मायने में अलग तो हो सकते हो, फिजिकल अपीयरेंस तो अलग हो सकता है आपका, बट अगर आप उसको लॉफुल मैनर में देखो तो हम सभी बराबर हैं। अगर आप भारत की टेरिटरी में रहते हैं तो किसी भी तरीके से आपके साथ में डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता। अगर कोई रेस, कास्ट, सेक्स या फिर आपके बर्थ प्लेस के बिहाफ पे, आपके लैंग्वेज के बिहाफ पे आपसे डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है तो दैट वुड नॉट बी एक्सेप्टेड। सो ऐसे में आप लॉज के अंदर याद रखना, आर्टिकल 14 से 18, 14 से 18 के बीच में आप लॉ के सामने, लॉज की आईज में you all actually we all are equal. Okay, so no one can be discriminated on the basis of these things. यहां पे ये भी याद रखना, जितने भी टाइटल्स होते हैं वो टाइटल्स भी खत्म कर दिए जाते हैं। याद करो सेम चीज ऐसी हुई थी फ्रेंच रेवोल्यूशन में, पढ़ा था ना हमने कि वहां पे टाइटल्स भी खत्म कर दिए गए। नेपोलियन वाले चैप्टर में भी हमने पढ़ा कि जितने भी टाइटल्स थे उन सबको खत्म कर दिया जाता है। टाइटल क्या करते हैं, आपको अलग बता देते हैं। जैसे हम स्कूल के अंदर क्या होता है, एक सर होते हैं, मैम होती हैं, या फिर तो सर एंड मैम दीज आर द टाइटल्स। फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी तो यही था, मदामे आपने पढ़ा होगा ना कि सर और मैडम, इस तरह के जो टाइटल्स होते हैं वो उनको क्या कर देते हैं, हाईलाइट कर देते हैं। एंड ऐसे में उनको कुछ प्रिविलेजेस मान लिए जाते हैं कि हाँ उनको प्रिविलेजेस मिल रहे हैं। तो राइट टू इक्वलिटी ये कहता है कि कोई भी टाइटल नहीं मिलना चाहिए आपको। अगर कोई टाइटल मिलेगा तो ऐसे में ऑटोमेटिकली आप स्पेसिफाइड हो जाएंगे और वो चीज एक्सेप्टेड नहीं है। ठीक है, किसी ओहदे के कारण आपको मिल रहा होगा एंड दैट शुड नॉट बी एक्सेप्टेड। इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए और सभी को मौका मिलना चाहिए कि उनके स्किल के बेसिस पर वो अपना अर्निंग, अपनी लाइफ को सस्टेन कर सके। सरकार भी किसी भी तरीके से किसी भी व्यक्ति के साथ में डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती। सारे सिटीजन्स अप्लाई कर सकते हैं, सभी के पास में सरकारी कर्मचारी बनने का अधिकार होना चाहिए। बाकी सरकार यहां पे करती तो है भैया, देखो डिस्क्रिमिनेशन सीधी सीधी बात है, लेकिन हाँ कायदा होता है एक, ठीक है, उस हिसाब से ये काम करती है। वीकर सेक्शन का प्रोटेक्शन करती है। स्पेशल प्रोविजंस बनाए गए हैं विमेन के लिए, चिल्ड्रन के लिए। कुछ कास्ट हैं उनके लिए रिजर्वेशन भी दिया गया, ST SC और OBC जो है उनको रिजर्वेशन भी मिला है, क्योंकि जरूरत होती है कि अगर कोई व्यक्ति मेन स्ट्रीम में नहीं है तो उसको मेन स्ट्रीम में जोड़ने के लिए किसी भी तरीके से कुछ हेल्प की जाए और ऐसे में वो अपनी लाइफ को सही ट्रैक पर ला सके। उन लोगों के लिए दिया जाता है जो बेसिक अपनी नीड्स को अचीव नहीं कर पाते और कहीं ना कहीं उनको थोड़े से एक्स्ट्रा सपोर्ट की जरूरत होती है, तो हम प्रिविलेज भी कह सकते हैं। बैन ऑन अनटचेबिलिटी, NCERT के अंदर एक कॉलम बनाया हुआ है, उसको जरूर पढ़ लीजिएगा, केस स्टडी। अनटचेबिलिटी को भी बैन कर दिया गया। पहले क्या होता था, बहुत सारे लोग होते थे और ब्रिटिशर्स के टाइम पे ज्यादा चला था, ब्लैक्स के साथ में ज्यादा ये प्रॉब्लम हुआ करती थी, उन लोगों को अनटचेबल्स माना जाता था एंड दैट वाज द कंडीशन जो कि बहुत ज्यादा पैथेटिक थी। ना तो वो पानी भर सकते हैं, मतलब ऐसा बोला जाता था कि ये दूसरी जात के हैं, ऐसे कंडीशन में उनको बहुत कुछ फेस करना पड़ता था। वो पानी नहीं भर सकते, वो अगर कोई कॉमन कुआं है तो वहाँ से, गांव के अंदर स्पेशली, वो नॉर्मल जो रूट है उसको फॉलो नहीं कर सकते हैं, बहुत अलग अलग बेसिस पे। टच तो आज भी नहीं कर सकते, ऐसी कंडीशन है उनको। देखो कुछ रीजंस हैं, देखो टू बी वेरी फ्रैंक, वी हैड सम काइंड ऑफ कास्ट कैटेगरीज जो कि कुछ ऐसा काम करती हैं जहां पे हाइजीन का प्रॉब्लम होता है, ठीक है, इनहाइजीनिक माना जाता है उनको। तो ऐसे में जो टच उनको ना किया जाए, तो मतलब टच कर लिया जाए तो प्रॉब्लमेटिक है, ना टच किया जाए तो ही सेफ आप अपने आप को मानते हो, लेकिन वो सिर्फ हाइजीन के कारण हो सकता है। बाकी किसी के कास्ट के नाम के आधार पर अगर आप ये कहते हो कि ये व्यक्ति उस कास्ट का है इसलिए ये टच करना पॉसिबल नहीं है या इसको टच नहीं किया जाना चाहिए, तो वो बात सरासर गलत है, वो बिल्कुल भी चीज सही नहीं है।
बट हाँ, अगर आप प्रॉपर हाइजीन के साथ में हैं एंड ड्यू टू दैट और आफ्टर दैट अगर उसके बाद कोई ऐसा करे कि नहीं आपका नाम ये है और ऐसा ऐसा है, तो फिर वो इलीगल चीज है। और हाँ, अगर हाइजीन मेंटेन आप नहीं कर रहे हो, तो अगर वो उसका पर्सनल फिर चॉइस है, ठीक है, वो पर्सनल उसका चॉइस है कि आप किस तरह से रह रहे हो, तो उसमें तो कास्ट कैटेगरी का लिंक ही नहीं है। अगर कोई XYZ व्यक्ति भी है, लाइक मैं ही क्यों ना हूं, अगर मैं हाइजीन मेंटेन नहीं कर रहा हूं, तो सामने वाला हो सकता है वो कह दे कि भैया थोड़ा दूर रह के बात करो, ऐसा हो सकता है, तो उसको आप इसमें ऐड नहीं कर सकते। बट हाँ, कास्ट के नाम के आधार पर अगर आप ये कह रहे हो कि वो टचेबल नहीं है, तो ऐसे में इस तरह का लॉ बनाया गया कि अनटचेबिलिटी को खत्म कर दिया गया है। कोई भी सिटीजन डिनाई नहीं कर सकता, देखो ये लिखा हुआ तो है यहां पे हमारे लिए कि सिटीजन्स को डिनाई नहीं किया जा सकता किसी शॉप पे, पब्लिक रेस्टोरेंट्स में, होटल्स में, प्लेसेस पर, पब्लिक एंटरटेनमेंट वाली जगह पर किसी को मना नहीं करेंगे, हर कोई व्यक्ति जाएगा। ऐसा नहीं कि इस शॉप पे केवल अपर क्लास ही जाएगी एंड ऑल, वो ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आज भी ऐसे बहुत सारे, देखो ये सारी चीजें एनसीईआरटी में छाप दी गई है, बट ग्राउंड लेवल पे जब हम जाके बात करते हैं तो यस, इनमें से बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करती। तो वहां पर थोड़ी सी समझ में कमी है, लोगों की अवेयरनेस में कमी है। अगर वो अवेयर होंगे तो इस तरह की चीजें कभी भी होगी ही नहीं। सो कोई बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम इसको ऐसे समझते हैं कि किसी भी व्यक्ति, आपके अधिकार क्या है, आपका अधिकार यही तो राइट टू इक्वलिटी ही कहती है कि आपको कभी भी मना नहीं किया जाएगा जो भी आप एक्सेस करना चाहो उन सब चीज़ों के लिए, ठीक है। सो मेरे हिसाब से ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि राइट टू इक्वलिटी के अंदर अपन बात कर रहे हैं अगर, तो यहाँ पे आर्टिकल 14 से 18 के बीच में दीज ऑल थिंग्स यू गॉट, और इन सभी के बिहाफ पे आप अपने आप को इक्वल देखेंगे, किसी भी तरीके से आपको डिस्क्रिमिनेटेड नहीं किया जा सकता। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की बात करते हैं, नेक्स्ट राइट की बात करते हैं जो है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट राइट, दैट इज राइट टू फ्रीडम। बट हाँ, इसके पहले कुछ एक्सेप्शन केसेस भी, ये स्किप कर गया मैं, द टू एक्सेप्शंस टू द राइट टू इक्वलिटी। राइट टू इक्वलिटी के अंदर दो एक्सेप्शन केसेस हैं, जैसे कि अगर जिनकी स्पेशल नीड है, स्पेशल लाइक प्रॉब्लमेटिक कंडीशंस हैं, लाइक विमेन है चाहे चाइल्ड है, तो ऐसे में उनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रिविलेज दिया जाता है, कुछ एक्स्ट्रा प्रोविजंस उनके लिए किए गए हैं, रिजर्वेशन उनके लिए बनाया गया है। ऐसे में कुछ ऐसी कास्ट कैटेगरीज भी हैं जिनके लिए सीट्स को रिजर्व कर दिया जाता है गवर्नमेंट जॉब में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, जिससे कि वो अपनी लाइफ को थोड़ा सा और बेटर एक्सेस कर पाए। सो दीज टू केसेस आर देयर जिसमें स्पेशल नीड्स, स्पेशल कंडीशंस के बिहाफ पे अगर उनके साथ अनइक्वल ट्रीटमेंट हो रहा है तो स्पेशल प्रोविजन बनाया जाएगा और कुछ सीट्स रिजर्व की जाएगी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस या गवर्नमेंट जॉब में इनको अपलिफ्ट करने के लिए, ठीक है। विमेन के लिए भी है, ST SC OBC कास्ट कैटेगरीज के लिए भी ये प्रोविजंस किए गए हैं। नाउ लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट आर्टिकल। आर्टिकल हम बात करेंगे अब 19 से लेकर 22 तक। राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम क्या कहता है? राइट टू फ्रीडम कहता है कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत, मतलब अधिकतर हर एक चीज को लॉफुल मैनर में काम करने का राइट है। मतलब जो आप करना चाहें वो कर सकते हैं, यू आर फ्री, ठीक है। इंडिपेंडेंस के बाद से, इंडिपेंडेंस से पहले तो ऐसा होता था कि आप हर वो चीज नहीं कर सकते हो जो आप करना चाह रहे हो, बट हाँ कॉन्स्टिट्यूशन बना तो आपको राइट टू फ्रीडम मिला, हर एक चीज की फ्रीडम है। सो हियर वी हैव सम काइंड ऑफ फ्रीडम्स, लाइक आप स्पीच एक्सप्रेशन, जो आप सोचना चाहते हो, जिस तरह से आप बताना चाहते हो, एक्सप्रेस करना चाह रहे हो अपने थॉट्स को, जो भाषा आप बोलना चाह रहे हो, सब है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, बट डिग्निटी के साथ में। ऐसा नहीं कि गाली गलौज हो रही है नॉल, वो सब एक्सेप्टेड होगा, नहीं। फ्रीडम ऑफ स्पीच आपको दिया है, बोलने की आज़ादी है, तो एक लॉफुल मैनर में, एक सही डिसिप्लिन मैनर में अगर आप कोई भी चीज़ अपनी एक्सप्रेस कर रहे हैं तो कोई नहीं रोक सकता आपको। आप जो फील कर रहे हो वो भी एक्सप्रेस आप कर सकते हो। अगर आप कहीं पर असेंबल्ड हो रहे हो, पीसफुल मैनर में अगर आप कहीं असेंबल हो रहे हो तो भी आपको कोई मना नहीं कर सकता। लाइक रैली, धरना, जो भी आप कर रहे हो, अगर वो पीसफुल मैनर में है तो यू हैव द राइट कि आप ऐसा कर सकते हो। असेंबल होने का आपके पास में अधिकार है। अगर आप चाहो कि आप अपना यूनियन बनाओ तो यूनियन बना सकते हो, आप चाहो अपना एसोसिएशंस बनाओ तो एसोसिएशंस भी आप क्रिएट अपनी कर सकते हैं। अगर आप चाहो कि कंट्री के अंदर कहीं भी घूमना चाहो तो यस, बिल्कुल आप घूम सकते हैं, आपको कोई रोकेगा नहीं इंडिया की बाउंड्री के अंदर। तो ऐसा नहीं कि पूछ ले कोई साउथ वाला आपसे कि भैया वीजा लेकर आए हो गया, तो वीजा चलेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमें राइट टू फ्रीडम मिला हुआ है। राइट टू फ्रीडम में ये कहा गया है कि आप अपने देश की सीमा में कहीं भी आ जा सकते हैं बिना रोक टोक के। ओके,
नेक्स्ट इसने कहा कि आप भारत के किसी भी हिस्से के अंदर रह सकते हो। इसके अंदर एक्सेप्शन केस हुआ करता था पहले जम्मू एंड कश्मीर का, बट हाँ अब ऐसा नहीं है, आप रह सकते हो। नेक्स्ट अगर आप बात करें कि जो भी प्रोफेशन आप अडॉप्ट करना चाहो, जिस भी प्रोफेशन में आप जाना चाहो, उस प्रोफेशन में आप जा सकते हो, उसको प्रैक्टिस कर सकते हो, कोई भी आपको इस चीज के लिए डिनाई नहीं करेगा। सो व्हाट वी हैव स्टडी टिल कि हम जो एक्सप्रेस करना चाहें, जो भी आप थॉट सोच रहे हो, जो भी आप बोलना चाहते हो, आप एक्सप्रेस कर सकते हो अ पीसफुल मैनर में। इफ यू आर गैदर्ड समवेयर तो पीसफुल मैनर में गैदर्ड हो सकते हो, बट हाँ कुछ कंडीशंस होती है जिन कंडीशंस में आपको गैदरिंग करना अलाउड नहीं होता। तो अगर आपने पहले किसी भी भजन हो रहे हैं, शादी मंडप है, कुछ भी है, वो सब आप पीसफुल मैनर में गैदर्ड हो सकते हो। बट कुछ ऐसी कंडीशन है जहां सरकार को लगता है या पुलिस को लगता है, एडमिनिस्ट्रेशन को लगता है कि यहां पे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, तो फिर वो डिनाई कर सकते हैं आपको। पहले शांति से कहेंगे, नहीं मानोगे तो फिर डंडा भी आप पे चल सकता है, ठीक है। अगर उनको लगता है कि पीस नहीं होगी अब यहाँ पे, यूनियन बनाना, एसोसिएशंस बनाना, वो भी कर सकते हो, कहीं भी मूव कर सकते हो, कहीं भी रह सकते हो, और किसी भी प्रोफेशन को आप अडॉप्ट कर सकते हो, प्रैक्टिस आप कर सकते हो। नेक्स्ट, हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट के अंदर कुछ लॉ राइट, मतलब यहां देखना, इन एडिशन द पार्लियामेंट हैज enacted a law giving the right to information to the citizen। फ्रीडम का ही एक पार्ट दे दिया कि भैया राइट टू इंफॉर्मेशन होनी चाहिए आपके पास में। अब देखो क्या है, राइट टू इंफॉर्मेशन में आपके पास में जानकारी मिलनी चाहिए, जो आप जानना चाहो, किसी भी बात की जानकारी लेना चाहो तो आपके पास में अधिकार है। राइट टू इंफॉर्मेशन में यू मस्ट बी इन्फॉर्म्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशंस, बाय द एडमिनिस्ट्रेशन इफ यू आर आस्किंग समथिंग। You just need to pay the 10 rupee amount and you can have the soft copies of whatever you want, ठीक है, related to the government issues। जो भी गवर्नमेंट इश्यूज हैं उनसे रिलेटेड आप ITR के तहत इंफॉर्मेशन मांग सकते हो। अब कुछ रेस्ट्रिक्शन है फ्रीडम पे। अब आपको मैंने ये तो कह दिया कि भाई राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत आप सारी चीजें मांग सकते हो गवर्नमेंट से। उसके ऊपर भी कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं। क्या है देखो, कि गवर्नमेंट कैन रेस्ट्रिक्ट दीज राइट्स इन इंटरेस्ट ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन। सरकार को लगता है कि अगर आपके इस तरह की फ्रीडम को यूज करने से देश के टुकड़े हो सकते हैं तो आपके ऊपर वो रेस्ट्रिक्शंस लगा देगी। इट इंप्लाइज दैट इफ दीज लॉज आर यूज्ड अगेंस्ट द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट पास करके इस लॉ को रेस्ट्रिक्ट कर सकती है। देश को लगता है, अगर सरकार को लगता है कि आप जिस तरह से काम कर रहे हैं उस हिसाब से आप देश की एकता और अखंडता को चोट पहुंचा सकते हैं, तो सरकार ये बदल भी सकती है। कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं कि पब्लिक के अंदर अगर डिस्टर्बेंस आप क्रिएट करेंगे, आपकी मॉरलिटी आप वहां अगर लूज करेंगे, तो ऐसे में भी ये राइट्स आपसे हटा लिए जाते हैं। वी हैव द राइट टू स्पीच, बट हमें पता होना चाहिए कि हमारा क्या लैंग्वेज है। एब्यूजिव लैंग्वेज अगर आप यूज करते हो तो वो एक्सेप्टेड नहीं होगी। आप कहोगे तो मेरा बोलने का तरीका है, मेरे को तो एक्सप्रेशन की आजादी है, गुस्सा आ रहा है मैं तो गाली दूंगा, नहीं कर सकते हो भैया, ठीक है। आपके पास में राइट टू स्पीच होने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी भी भाषा का प्रयोग करोगे वार्तालाप के लिए, ठीक है। साथ ही साथ आप राइट टू यूज पब्लिक प्रॉपर्टी, बट इट इज नॉट द राइट टू डिस्ट्रॉय इट। आर ड्यूटी टू प्रोटेक्ट द पब्लिक प्रॉपर्टी। आप उसको यूज करो, पूरा अधिकार होगा। आप अपने पार्क्स को यूज करो, आप जो भी सरकारी सड़क है उसको यूज करो, आप पुल है उसको यूज करो, बट अगर आप उसको डिस्ट्रॉय करते हो तो वो आपकी राइट्स में नहीं आता, वो आपकी ड्यूटी होती है। और अगर कोई व्यक्ति अपनी ड्यूटी नहीं निभाता है तो उसको फिर कानून के दायरे में रहते हुए सजा भी दी जाती है। तो ऐसे में यहाँ कहा गया है कि आप अपनी ड्यूटीज पूरी करो। मुझे एक चीज बार बार थोड़ी सी खलल कर रही है, राइट टू इंफॉर्मेशन, क्या इस पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है? हमने ये लाइन तो पढ़ ली कि पार्लियामेंट में राइट टू इंफॉर्मेशन आपको दिया जाता है, तो पार्लियामेंट राइट टू इंफॉर्मेशन में आपको क्या क्या देती है उसको थोड़ा समझते हैं। राइट टू इंफॉर्मेशन में क्या सारी जानकारी आप ले सकते हो? नहीं। अगर कोई भी भारत की सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई बात है तो वो आपके साथ शेयर नहीं की जाएगी, साझा आपके साथ नहीं की जाएगी। कोई आप ऐसी इंफॉर्मेशन मांग लो जिससे कि भारत को खतरा हो सकता है आगे भविष्य में, वो भी आपके साथ शेयर नहीं की जाएगी। कुछ कॉन्फिडेंशियल चीजें होती है जो भारत के अंदर ही रहनी चाहिए, लीक होने से नुकसान हो सकता है इकोनॉमिकली, सोशली एंड आपके टेरिटोरियल, तो ऐसे में वो भी आपके साथ शेयर नहीं की जाएगी। साथ ही साथ आप ऐसी जानकारी मांग लें जो कि शायद
आपके लिए भी अच्छी ना हो, या फिर हो सकता है गवर्नमेंट उसको सीक्रेट रखना चाहे, कुछ ऐसे कॉन्फिडेंशियल हो सकती है, आगे कोई प्लान हो उससे रिलेटेड तो भी आपके साथ शेयर नहीं की जाएगी। हाँ, लेकिन आपसे पर्सनली आपसे रिलेटेड है कोई भी ऐसी चीज तो यस ऑफ कोर्स आपके साथ शेयर किया जाएगा। ठीक है, तो रेस्ट्रिक्शन हर जगह होते हैं, क्योंकि याद रखना अगर रेस्ट्रिक्शंस नहीं हो तो पावर जो आपको दी गई है वो मिसयूज होने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है। ठीक है, जैसे इन दिनों में हनुमान जी की थोड़ी सी एक सीरीज चल रही है ना हॉटस्टार पे, तो उसमें एक लाइन बहुत अच्छी बोली जाती है कि हनुमान जी जो हैं उनकी पावर उनको इसलिए नहीं बताई गई थी बचपन में और रोक के रखा गया था, भुला दिया गया था उन्हें, कि अगर ऐसा होता तो अपनी वो पावर का मिसयूज करना पहले सीख जाते हैं। सही टाइम पर ही अपनी पावर का यूज किया जाए तभी वो पावर एक सही मैनर में आपको पावरफुल इंसान बनाती है, अदरवाइज तो रावण बनने में टाइम नहीं लगता। ठीक है, इसीलिए हनुमान जी आज पूजे जा रहे हैं, और जो रावण अंकल हैं उनको पूजा नहीं जाता, हर साल मारने की कोशिश की जाती है बट वो मरते भी नहीं हैं। सो द नो सिटीजन कैन बी डिनाइड हिज लाइफ एंड लिबर्टी। कोई भी सिटीजन जो है उसको उसके लाइफ से डिनाई नहीं किया जाता। राइट टू फ्रीडम के अंदर ही आएगा कि आप अपनी लाइफ अपनी लिबर्टी को लूज नहीं करोगे कैसे भी, किसी भी तरीके से। इफ समबडी इज ट्राइंग टू डू दैट सो तो उसको भी पनिश किया जा सकता है। राइट टू फ्रीडम गारंटी देता है कि कोई भी सिटीजन को उसकी लाइफ और लिबर्टी के साथ डिनाई नहीं किया जा सकता। ऐसे में अगर लॉ ये कहता है कि अगर जरूरत है तो ही ऐसा होगा, लाइक मैं इसका एग्जांपल देता हूं। एक ये मकान है किसी का और एक ये 1 स्टोरी बिल्डिंग है, ये 2 स्टोरी बिल्डिंग है, ये 1 स्टोरी बिल्डिंग है। 2nd स्टोरी बिल्डिंग वाले ने यहां पे बालकनी निकाल ली, इसके घर की छत पे आ रही है। अब ऐसे में भैया ऐसे तो ये एरिया तो इनका है, किनका, 1 वालों का, ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है अगर खिड़की भी निकाल ली तो, अदरवाइज यहां खिड़की निकालना भी अलाउ नहीं है क्योंकि ये इसकी लिबर्टी के ऊपर क्वेश्चन मार्क है। वो कंप्लेन करेगा कि भैया मेरी लिबर्टी छीनी जा रही है और कोर्ट इस पे बैन कर देगा, स्टे लगा देगा, बंद करवाने का ऑर्डर दे देगा। ठीक है, राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी, वो उसको लग रहा है कि मेरी प्राइवेसी में दिक्कत हो रही है तो ऐसे में वो बंद करवा सकता है। दूसरी चीज, दिस कैन बी डिनाइड ओनली बाय द लॉ ओनली इफ अ सिटीजन हैज वायलेटेड द लॉज और कमिटेड अ क्राइम। तो इसमें कहा कि केवल इसको डिनाइल लॉ के थ्रू किया जा सकता है, लेकिन तब जब सिटीजन जो लॉज हैं उसको वायलेट कर रहा हो, अगर उसने कोई क्रिमिनल एक्टिविटी की हो तभी, बाय ऐसे नहीं होता बार बार। नो वन कैन बी अरेस्टेड विदाउट बीइंग टोल्ड व्हाई ही और शी इज बीइंग अरेस्टेड। अरेस्ट भी किया जा रहा है तो बताया जाएगा भैया ये कारण है आपका और इस कारण के लिए आपको अरेस्ट किया जा रहा है कि भैया उन्होंने कंप्लेन की है। और ऐसा नहीं है कि हम आपको अरेस्ट करके लेके जा रहे हैं तो जेल में जाते पीटेंगे, नहीं भैया, 24 घंटे होंगे आपके पास। जैसे अगर कोई अरेस्ट होता है तो सिटीजन के पास राइट होता है कि वो डिफेंड कर सकता है, अपने लॉयर को बुला सकता है, अपने फ्रेंड्स को बता सकता है, फैमिली मेंबर को बता सकता है कि भैया बचा लो, लेके चल जा रहे हैं मुझे, और उनके पास में राइट होता है। वो पुलिस वालों को भी कह सकते हैं कि मुझे मेरे लॉयर से बात करनी है, मुझे मेरे फैमिली मेंबर से बात करनी है, दे विल अरेंज लॉयर फॉर मी। और अगर कोई नहीं होता है तो फिर वो व्यक्ति खुद अपना केस लड़ सकता है। या फिर ऐसे में आपने देखा होगा ना, वो मूवी कौन सी थी बताना कमेंट करके मुझे, जिसमें उन्होंने केस लड़ा था अपना, कृष्ण जी की कोई मूवी थी शायद। सो ऐसे में ओ माय गॉड था, हाँ ऐसे ही कुछ था, ओ माय गॉड ही होगा शायद। तो ऐसे में जो कल्पिट है, या सॉरी कल्पिट नहीं कहना चाहिए अपने को, जिसको भी जो भी प्रिजनर है उस व्यक्ति को अगर जेल में डाला गया है और उसका अगर कोई भी नहीं है तो भी सरकार फिर उसको पहले तो वकील देगी अपना, सरकार देगी वकील भी, सोचो सरकार वकील देगी उसको अगर उसका कोई नहीं है तो फैमिली में। और अगर ऐसा सरकार का वकील भी नहीं होता है तो ऐसे कंडीशन में भी फिर वो व्यक्ति खुद अपना केस लड़ सकता है। 24 घंटे के अंदर अंदर पुलिस वाले उसको मारेंगे नहीं, पुलिस वाले रिमांड पर नहीं भेजेंगे, पुलिस वाले 24 घंटे के अंदर उसको मजिस्ट्रेट के पास में पेश करेंगे। जो मजिस्ट्रेट होगा उसके सामने केस की सुनवाई होगी। वो अलग बात है कि सैटरडे और संडे ना आ जाए बस बीच में, तो कभी भी जेल में जाने का खैर छोड़ो, मौका आना ही नहीं चाहिए। तो याद रखना सैटरडे संडे वाला किस्सा ना हो कभी भी ऐसा कुछ होता है तो। बाकी स्पेशल ऐसा कुछ केस होता है ना स्पेशल, तो फिर अलग से जुडिशरी को बुलाया जाता है, जुरिस्डिक्शंस वहाँ होते हैं, मजिस्ट्रेट वहाँ आते हैं, फिर आपका केसेस देखे जाते हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट अभी अपनी राइट टू लाइफ के बारे में बात करें तो राइट टू लाइफ से इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करके इंक्लूड कर रहा है राइट टू फूड भी। राइट टू फूड में क्या होगा, हर सिटीजन के पास में राइट होना चाहिए होगा कि वो
मतलब एटलीस्ट अपना पेट भर सके। तो वही कारण है कि 8 रुपए के अंदर राजस्थान के अंदर एक स्कीम चलाई जाती है, इंदिरा गांधी रसोई। 8 रुपीज़ के अंदर आपको भरपूर खाना खिलाया जाता है, पेट भर के पौष्टिक आहार, ठीक है। हाँ, प्रिवेंटिव डिटेंशंस, ये वाला पॉइंट बहुत अच्छा है, इसको अच्छे से समझ के चलना। कई बार क्या होता है, पुलिस वाले भी होते हैं ना, वो थोड़े से गुंडा राज में आ जाते हैं। तो अगर आपको गलत तरीके से अरेस्ट किया जा रहा है तो आपके पास में क्या क्या अधिकार होंगे, उन सबको पढ़ रहे हैं। ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, आप सबको ये पता होना चाहिए कि अगर किसी भी व्यक्ति को पुलिस अरेस्ट कर रही है तो अरेस्ट होने के दौरान या अरेस्ट होते समय उसके पास में क्या क्या अधिकार होते हैं। कि अगर किसी पर्सन को डराया जा रहा है, देखो, if a person is seen to be the threatened to the law or the unity and integrity of country, the government can detain such person to prevent any damage. This is called the preventive detention. कि अगर किसी व्यक्ति को डराया जा, मतलब उससे डर है लॉ को, यूनिटी को, इंटीग्रेशन को, तो ऐसे में गवर्नमेंट उसको डिटेन कर सकती है, जेल में डाल सकती है। लेकिन ये प्रिवेंटिव डिटेंशन जो है वो केवल 3 महीने तक ही हो सकता है, 3 महीने से ज्यादा नहीं। इस दौरान आपको ये सारे राइट्स मिल ही गए। किसी को जेल में डाल देते हैं, कई बार मिसयूज कर रहे होते हैं अपनी पावर को, तो आपके पास क्या क्या अधिकार है। तो मैंने बताया 3 महीने से ज्यादा नहीं जा सके, पहली चीज। तो दूसरी चीज, आपको तुरंत अपने जितने भी लोग हैं उनको बताने का अधिकार है। आप उनका फोन लेकर के बता सकते हो, उनको बोल सकते हो कि भैया मुझे बताओ, मुझे मेरी फैमिली को इन्फॉर्म करना है, ऐसा नहीं मुझे उठा के और पता ही नहीं है कि कहाँ पर गया है। तो ऐसे में ये कर सकते हो आप। साथ ही साथ इस दौरान ये जो एडवाइजरी बोर्ड होगा वो अपॉइंट होगा, उसके थ्रू अगर उनको लगता है कि नहीं अभी 3 महीने कम है तो एक्सटेंड भी करेंगे। लेकिन हाँ, सबको पता होगा जो भी व्यक्ति वहां होंगे। एंड एंड ऑफ द पीरियड द पर्सन शुड ईदर बी बॉट टू द ट्रायल बिफोर द कोर्ट और रिलीज। अगर उसको आपने जेल में डाला है, देखो इसमें क्या होता है, कई बार कुछ क्रिमिनल केसेस बने हुए होते हैं पहले से किसी व्यक्ति पे, और ऐसे में आगे केसेस ना वो कर दे, कुछ ऐसी कंडीशंस आ जाती है ना, तो ऐसे में उसको थोड़ा सा पहले ही बोल देते हैं भैया तुम थोड़ा सा अंदर रहो। लेकिन ऐसा नहीं कि उसको जेल में डाला जाएगा, मारा पीटा जाएगा, नो, ऐसा कुछ नहीं होगा। ओपन जेल होती है, ओपन जेल में क्या होगा, ओपन जेल में वो व्यक्ति हाँ पुलिस वालों की नजर में रहेगा। ऐसा नहीं है उसको जेल में बंद कर दिया, उसने कुछ किया नहीं बेचारे ने और उसको जेल में डाल रखा है। जेल में वैसा वाला जेल नहीं होगा कि सलाखें हैं, कमरा है छोटा सा, ऐसा कुछ नहीं है। एक ओपन जेल होता है, उसके अंदर वो आसानी से घूम फिर सकता है, लेकिन उसी बॉर्डर के अंदर, उसी बाउंड्री के अंदर, ठीक है। तो ऐसे में ये पीरियड बढ़ाया भी जा सकता है। लेकिन हाँ, अगर आपको गलत तरीके से जेल में डाला जा रहा है तो उसके लिए आपके पास में अधिकार हैं। कौन से अधिकार हैं? रिट्स। पिछला वाला चैप्टर, पिछला वाला वीडियो लेक्चर अगर आपने देखा है ना, तो उसमें मैंने लास्ट में आपको बताया था कि बहुत सारे आपके पास में रिट्स हैं। उन रिट्स को यूज करते हुए डिटेंशन से बच सकते हो आप, डिटेंशंस को खत्म कर सकते हो, रोक सकते हो, या फिर अगर मिस हैपनिंग्स हो रही हैं कुछ भी तो उनको भी आप रोक पाओगे, ठीक है। ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी। नाउ द नेक्स्ट राइट इज राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन को पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा और ऐसे में आपको फिर समझ में नहीं आएगा। अभी हमने 2 राइट्स पढ़े, राइट टू इक्वलिटी पढ़ा और राइट टू फ्रीडम पढ़ा। नाउ वी विल स्टडी द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।